हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। तो स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट सेटेरियस पैरिबस। लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड होती है किसी कमोडिटी की, उसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, या फिर जैसे जैसे प्राइस घटेगी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। और अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट एज्यूम किया गया है इसमें। अदर फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। लॉ ऑफ डिमांड को फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी कहा जाता है। एग्जाम में फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी आ सकता है। लॉ ऑफ डिमांड, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज आता है तब भी हमें लॉ ऑफ डिमांड के ही बारे में लिखना है। बढ़ते हैं एजम्पशंस की तरफ। अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। क्या एज्यूम किया गया है कि अदर फैक्टर्स जो हैं, यानी कि जो कमोडिटी की खुद की प्राइस है उसको छोड़ के जितने भी अदर फैक्टर्स है उसको कांस्टेंट एज्यूम किया गया है। पहला पॉइंट है प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज। यानी कि एज्यूम किया गया है कि जिस भी कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं उसका जो सब्सटीट्यूट गुड होगा, अगर मान लीजिए हम टी की बात करें तो अगर उसका सब्सटीट्यूट कॉफ़ी है तो वो चेंज नहीं होगा, उसका प्राइस चेंज नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। ये भी एज्यूम किया गया है कि जो भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड होगा, जिस भी गुड्स की हम बात करें उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड होगा उसके प्राइस कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं, ऐसा एज्यूम किया गया है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स सेम। यानी कि इनकम जो है बढ़ाई या घटाई नहीं जाएगी, वो सेम रहेगा, जितना पहले था उतना ही रहेगा। देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। जिस भी कमोडिटी की बात होगी लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से, उसमें उसके फ्यूचर में उसके कोई भी एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं रखा गया कि उसके फ्यूचर प्राइस में कोई भी चेंज आएगा फ्यूचर में। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर रिमेन्स द सेम। और टेस्ट और प्रेफरेंसेस जो कस्टमर की होंगी वो भी सेम रहेंगी। इसके असम्पशंस को याद करने का बहुत इजी ट्रिक है कि आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी मैंने डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड बताए थे वही सारे डिटर्मिनेंट्स इसमें लिखे हुए हैं। बस हमें क्या आखिरी में लगा देना है कि देयर इज़ नो चेंज और रिमेन्स द सेम। तो ये बहुत इजीली आप लोग इसको याद कर सकते हैं। और जब भी एग्जाम में लॉ ऑफ डिमांड पूछे या फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज पूछे तो हमें असम्पशंस, डायग्राम और डिफिनेशन के साथ लिखना है, ताकि बिल्कुल कहीं से भी मार्क्स कटने के चांसेस ना रह जाएं। आगे बढ़ते हैं रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की तरफ। क्या रीजंस है लॉ ऑफ डिमांड में? लॉ ऑफ डिमांड में जो डेफिनेशन दी गई है उसके रीजंस क्या क्या हैं हम वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से जैसे जैसे हम कंज्यूम करते जाएंगे वैसे वैसे यूटिलिटी घटती जाएगी। यूटिलिटी घटती क्यों जाएगी? क्योंकि हम जैसे जैसे कंज्यूम कर रहे हैं हम धीरे धीरे सेटिस्फाई होते जा रहे हैं। तो एक लेवल होगा ना जहाँ पे हम पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो जब हम सेटिस्फाई होते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली यूटिलिटी जो है वो कम होती जाएगी, क्योंकि यूटिलिटी क्या होती है? वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। पढ़ लेते इसमें क्या लिखा हुआ है। इट स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। एक आइसक्रीम खाएंगे तो उस वक्त हमारा पेट खाली था तो हमें ज़्यादा मन था आइसक्रीम खाने का, हमने खाया। लेकिन जब दूसरे तीसरा आइसक्रीम खाएंगे तो हम लोग का सेटिस्फैक्शन होता जाता है, तो उसके बाद हमें मन नहीं करेगा, हमारा पेट भरने लगेगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। इट रिफर्स टू सब्सटीट्यूटिंग वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ अदर व्हेन इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर। Example, price of tea falls with no change in price of coffee, then tea will become relatively cheaper and will be substituted for coffee, hence its demand rises. अगर प्राइस किसी चीज़ की बढ़ा दी जा रही है, जैसे सब्सटीट्यूट गुड्स क्या है? टी एंड कॉफ़ी है। अगर टी की प्राइस बढ़ा दी जा रही है, टी अब महंगा हो गया, तो अब लोग क्या करेंगे? शिफ्ट कर जाएंगे। अब लोग कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि कॉफ़ी कंपेरेटिवली सस्ती है। थर्ड पॉइंट क्या है? डिफरेंट यूजेस। Some commodities have several uses, so when its price increases, then it is only used for important purposes. However, when the price of such commodity decreases, the commodity is put to all its uses. As a result, its demand increases. इस पॉइंट को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मिल्क का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मिल्क जो है उसका दाम कम है तब हम क्या करेंगे? उससे घी भी बना लेंगे, बटर भी बना लेंगे, क्योंकि उसका अभी दाम कम चल रहा है, उसका प्राइस अभी कम चल रहा है, तो हम सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। लेकिन जैसे ही उसकी दाम बढ़ जाएगी
होगी तो मे बी हम सिर्फ दूध को पीने के लिए इस्तेमाल करें, ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल करें, और बटर और ये सब चीज़ों में हम दूध को नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि हम अब उसका दाम बढ़ चुका है, अब उसका डिमांड कम हो जाएगा क्योंकि उसकी प्राइस इंक्रीज हो चुकी है। फोर्थ पॉइंट है इनकम इफेक्ट ऑन डिमांड व्हेन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एग्जाम्पल है, मिस्टर ए परचेजेस 5 टॉफीज ऑफ ₹2 with his income of ₹10. If the price of toffee reduced to ₹1, then now he can purchase 10 toffees instead of 5. हमारी इनकम 10 रुपये थी और टॉफ़ी का दाम 2 रुपये था, तो हम 5 ही खरीद पा रहे थे क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 ही रुपये थे। लेकिन अब टॉफ़ी की दाम घटा दी गई है, यानी कि कमोडिटी के प्राइस में चेंज आया है, तो अब उस टॉफ़ी का दाम 1 रुपये कर दिया गया और हमारे पास अभी भी 10 ही रुपये है। तो 10 रुपये में हम क्या कर सकते हैं, 1 रुपये की टॉफ़ी 10 खरीद सकते हैं, पहले हम 5 ही खरीद पा रहे थे। फिफ्थ पॉइंट है एडिशनल कस्टमर्स। एज व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेज द न्यू कस्टमर्स आर क्रिएटेड एज दे कैन अफोर्ड दैट पर्टिकुलर कमोडिटी नाउ विच दे वरंट एबल टू बाई ड्यू टू हायर प्राइसेस। जब किसी कमोडिटी का दाम घटा दिया जा रहा है तो जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, अब उस कमोडिटी को अफोर्ड कर पा रहे हैं क्योंकि उसका दाम घटा दिया गया है। तो इससे क्या हो रहा है, एडिशनल कस्टमर्स क्रिएट हो रहे हैं। सो इस पॉइंट में यही था। अब आगे बढ़ते हैं। ये पांचों पॉइंट्स रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन के वेटेज पे, जितने भी मार्क्स का वेटेज है उस पर डिपेंड करता है कि आपको लिखना है कि नहीं लिखना है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है कि पता चला 2 नंबर का क्वेश्चन और उसमें हम लोग लिखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस काम भर लिखना है, मतलब कि एग्जामिनर एक भी मार्क्स हमारा काट ना पाए। अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हमें रीजंस देने ही देने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट अलंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलंग वर्ड यूज़ किया गया है, यानी कि डिमांड कर्व के ऊपर ही मूवमेंट होगा। फर्स्ट पॉइंट है एक्सपेंशन इन डिमांड, एक्सटेंशन इन डिमांड, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तीनों का मतलब एक ही है। अगर इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोल रहा है, एक्सपेंशन बोल रहा है, एक्सटेंशन बोल रहा है, तीनों का मतलब एक ही है। डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। और इसमें पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट रिफर्स टू अ राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इसमें सिर्फ प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गिवन कमोडिटी की ही बात होगी, यानी कि टी की बात हो रही है तो टी के ही प्राइस की और टी के ही क्वांटिटी डिमांडेड की बात होगी, ना कि उसके सब्सटीट्यूट गुड्स या अदर फैक्टर्स की, जो कि होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स हैं, इनकम है, ये सब चीज़ों का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस हम टी के ही प्राइस की और टी के ही क्वांटिटी डिमांडेड की बात करेंगे। इसीलिए मूवमेंट सिर्फ एक ही डिमांड कर्व पे होगा और वो भी होगा डाउनवर्ड मूवमेंट, क्योंकि जैसे ही प्राइस घटेगी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। अभी आगे हम एक डायग्राम भी ज़रूर दिखाएंगे ताकि समझने में आसानी हो। उससे पहले देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड या डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है। इसमें अपवर्ड मूवमेंट होता है। It refers to a fall in the quantity demanded due to a rise in the price of commodity, other factors remaining constant. सेम है, बस ये होगा कि डिक्रीज हो जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड में, क्योंकि प्राइस बढ़ा दी जाएगी। जैसे ही प्राइस बढ़ जाएगा लोग अब सामान कम खरीदेंगे, क्योंकि अब प्राइस को महंगा कर दिया गया है तो लोग सामान कम खरीदेंगे, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट होगा। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन इन डिमांड को हम एक ही डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे और जब भी एग्ज़ाम में आएगा हम डायग्राम भी बनाएंगे। तो इस डायग्राम में जो मैंने रफली खुद से बनाया है, इसमें हम देख सकते हैं जब प्राइस 10 थी, पी और क्यू में देखिए वो इनिशियल क्वांटिटी और प्राइस एक बार मान लेते हैं। जैसे ही एक्सपेंशन हुआ, यानी कि जैसे ही प्राइस घटा दी गई, 20 रुपये से अब 10 रुपये कर दिया गया है, तैसे ही क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, यानी कि पहले 10 डिमांड किया जा रहा था, अब 15 डिमांड की जा रही है। वहीं कॉन्ट्रैक्शन में हम देख सकते हैं, जो कि अपवर्ड मूवमेंट में दिखा रहा है, ए टू सी हो रहा है मूवमेंट, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। पहले 10 क्वांटिटी डिमांड की जा रही थी 20 रुपये में, लेकिन अब प्राइस बढ़ा के 30 रुपये कर दी गई है, तो अब लोग सिर्फ 5 ही क्वांटिटी को डिमांड कर रहे हैं। सो इसमें हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ए टू सी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, और ए टू बी जब डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है उसको एक्सपेंशन कहते हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अभी हमने पढ़ा मूवमेंट अलंग द डिमांड कर्व सिर्फ
डिमांड कर्व के ऊपर ही मूवमेंट हो रहा था। अब हम पढ़ेंगे शिफ्ट। शिफ्ट मतलब क्या होता है, अपना जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना, यानी कि डिमांड कर्व इसमें शिफ्ट कर जाएगा। इट occurs ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइसेस लीड्स टू इधर राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अभी मैंने बताया था कि जब हम टी के ही प्राइस और टी के ही क्वांटिटी डिमांडेड की बात करेंगे तब मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व होगा। लेकिन जैसे ही हम सब्सटीट्यूट टी का सब्सटीट्यूट का बात करने लगे, मान लीजिए हम कॉफ़ी की बात करने लगे, तब शिफ्ट होगा। या फिर कंज्यूमर की इनकम बढ़ा दी गई या कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंसेस बदल गया, तब शिफ्ट हो जाएगा डिमांड कर्व। यानी डिमांड कर्व अपनी इनिशियल पोजिशन छोड़ करके राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है? इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स एट द सेम प्राइस। प्राइस सेम रहेगी, प्राइस हमेशा सेम रहेगी, ये चीज़ हमें नोटिस करनी है कि प्राइस हमेशा सेम रहेगी। इंक्रीज इन डिमांड जब होगा, फेवरेबल चेंजेस क्या होते हैं? फेवरेबल चेंजेस जो फैक्टर अदर फैक्टर्स यानी कि सब्सटीट्यूट गुड्स, यानी कि टी की अगर हम बात करें, टी और कॉफ़ी का अगर हम एग्जांपल लें, कॉफ़ी का दाम बढ़ा दिया जाए तो ऑब्वियसली टी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉफ़ी अब महंगा हो चुका है। तो क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा डिमांड में, ये एक फेवरेबल चेंज हो गया। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा? अनफेवरेबल चेंज, जब कॉफ़ी की दाम घटा दी गई है तो अब टी से लोग शिफ्ट होकर कॉफ़ी पे जाने लगे हैं, यानी कि डिक्रीज़ इन डिमांड हो गया, यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि जो डी डी यानी कि डिमांड कर्व होता है, अभी हम इसको डायग्राम से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फेवरेबल चेंजेस में आएंगे और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अनफेवरेबल चेंजेस में आएंगे। यहाँ मैंने एक रफ डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व कैसे होगा। इंक्रीज इन डिमांड जब हो रहा है, देखिए प्राइस सेम रहेगी, एक ही लाइन बनी हुई है, 20 पे प्राइस सेम है। जब इंक्रीज इन डिमांड होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जा रहा है, यानी कि डी से डी वन हो जा रहा है, इंक्रीज इन डिमांड हो गया। और जब डी से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, यानी कि डी टू, तब डिक्रीज इन डिमांड हो जा रहा है। अब हम बात करते हैं फेवरेबल चेंजेस क्या होती हैं और अनफेवरेबल चेंजेस क्या होती हैं। फेवरेबल चेंज क्या है? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड। अगर टी कॉफ़ी की हम बात कर रहे हैं, कॉफ़ी का दाम बढ़ा दिया गया है तो टी का डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि अब कॉफ़ी महंगी हो चुकी है। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये भी एक फेवरेबल चेंज है। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर रहे हैं, ब्रेड और बटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ब्रेड और बटर में अगर बटर का दाम बढ़ा दिया जाए तो ब्रेड का अरे सॉरी, बटर का दाम घटा दिया जाए तो ब्रेड का क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि अब बटर सस्ती हो गई तो अब लोग ब्रेड भी खरीदेंगे। अगर इनकम इंक्रीज कर दिया जाए नॉर्मल गुड्स के केस में, तब क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी, फिर राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अगर डिक्रीज कर दिया जाए इनकम इंफीरियर गुड्स के केस में, तब राइटवर्ड शिफ्ट होगा, डिमांड कर शिफ्ट कर जाएगी राइट साइड में। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाए, टेस्ट इन फेवर ऑफ कमोडिटी हो जाए, यानी कि फिर अगर टी का जो है टेस्ट लोग पसंद करने लगे, उसके फेवर में आ गए, तब भी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि अब लोगों को उसका टेस्ट पसंद आने लगा है, तो अब ऑब्वियसली वो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। अगर प्राइस जो है फ्यूचर में अगर ये सोचा जा रहा है कि टी का दाम बढ़ा दिया जाएगा तो लोग अभी से खरीदने लगेंगे, तो अभी क्या होगा? उसका डिमांड बढ़ जाएगा। अनफेवरेबल चेंजेस क्या होते हैं, यानी कि जिसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, वो क्या क्या होता है? जो भी पॉइंट्स मैंने बताया उसका जस्ट अपोजिट याद करने के लिए जो है आप बस एक का याद करिए और उसके बाद दूसरे को बिल्कुल अपोजिट कर देना है और समझ भी लीजिए। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, जब प्राइस सब्सटीट्यूट गुड का घट जाएगा तो डिमांड टी की घट जाएगी। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जो भी गिवन कमोडिटी होगा अगर उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ा दिया गया तो उसकी डिमांड घटा दी जाएगी। अगर डिक्रीज इन इनकम हो जा रहा है नॉर्मल गुड्स के केस में, तब भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। इंक्रीज इन इनकम हो जा रहा है इंफीरियर गुड्स के केस में, तब भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। डिक्रीज इन पॉपुलेशन कम हो गई है अब, तो अब क्या होगा? सामान के लिए कम डिमांड हो जाएगी सब, यानी कि फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट। टेस्ट जो है अब टी का, मान लीजिए टी का एग्जाम्पल ले लीजिए, टी का टेस्ट अब लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो अब क्या होगा? उसकी डिमांड घट जाएगी। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर डिक्रीज इन प्राइस, अगर ये बताया जा रहा है कि टी का दाम अब घटने वाला है, फ्यूचर में अब दाम घटने वाला है, तो अब लोग क्या करेंगे? अभी खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि अभी दाम ज़्यादा है और फ्यूचर में घटने वाला, फ्यूचर में खरीदेंगे लोग, यानी क्या हो जाएगा? प्रेजेंट डिमांड क्या हो जाएगी? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि फिर डिमांड कम हो जाएगी। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूं या फिर मैं उसके ऊपर कोई वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू।